हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही ज़्यादा खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे भेज सकते हो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर। आपकी स्टोरीज सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। मेरा नाम वासु है और मैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर का रहने वाला हूँ। ये घटनाएं जो मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है कि इनमें आपको उतना ज्यादा डर ना लगे, बट ये घटनाएं उन लोगों के लिए काफी ज्यादा रोचक हो सकती हैं जो कि भूत प्रेतों और इन सब चीजों को जानने में उत्सुक रहते हैं और उन्हें देखना चाहते हैं। मैं आपको लोकेशन तो नहीं बताऊंगा, बट मैं एक एग्रीकल्चरल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। हमारे कैंपस के थोड़ा पास में ही एक काफी ज्यादा पुराना कुआं है। वो कुआं सब लोग कहते हैं कि 150 साल से ही पहले का है और उसमें अब भी काफी सारा पानी है, बट वो सारा बिल्कुल गंदा और बिना किसी काम का है। उसके पास से जो रोड जाती है वो ज्यादा लोग यूज नहीं करते, बस स्टूडेंट्स या फिर कुछ लोग जिन्हें अपना सामान वगैरह बेचने जाना होता है वहां से। मेरा एक दोस्त था, मैं उसका यहाँ पर नाम नहीं ले रहा। वो दरअसल डिलीवरी का काम करता था, कभी कभी दिन में भी और रात में भी। तो एक बार रात के समय काम से आते वक्त उसे रात के 1 बज चुके थे। वो अपने हॉस्टल वापस जा रहा था। उस टाइम पर जब वो उस कुएं के सामने से निकला तो उसने कुएं के पास में एक आदमी को देखा जो कि काफी बूढ़ा सा था, मतलब 70-75 साल के आसपास का, और वो उस टाइम पर वहां पर नहा रहा था उस कुएं के पानी से। अब उस आदमी से रिलेटेड उसे काफी ज्यादा अजीब सी फीलिंग आने लगी, मतलब जो कि उसने कपड़े पहन रखे थे वो काफी पुराने कपड़े लग रहे थे, जो कि काफी कम चांद की रोशनी में भी अलग ही पता चल रहे थे। इसके अलावा वो इस बात से भी काफी ज्यादा हैरान हुआ कि आखिर कोई इतने गंदे पानी से कैसे नहा सकता है जो कि कोई इतने टाइम से यूज भी नहीं करा। अब उस आदमी को उसने अपनी बाइक से थोड़ा पीछे से ही देख लिया था, बट जब वो धीरे धीरे उसके पास पहुंचा तो वो आदमी एकदम से उसके सामने से ही गायब हो गया। उसने एकदम से अपनी बाइक रोकी और पीछे पलट कर देखा, बट ना तो उसे वो आदमी दिखा और ना ही वो बाल्टी जिसके पानी से वो नहा रहा था। अब मेरा दोस्त डरने वाला नहीं था, उसे उस टाइम पर भी डर नहीं लगा और ना ही ऐसी कोई फीलिंग कि उसे वहां से भाग जाना चाहिए। बट वो चुपचाप जैसे आया था वैसे ही वो वापस अपने हॉस्टल आ गया। जब उसने मुझे ये बात बताई तो मुझे उस पर यकीन हो गया, क्योंकि वो ऐसा नहीं था जो कि झूठ बोले या फिर ये सब बस बातें बनाए। मैंने आसपास अपने लोगों से पूछा और तब मुझे पता चला कि ये घटना वहां पर पहली बार नहीं हुई थी, बल्कि पहले कई लोगों के साथ हो चुकी है। और उससे जुड़ी एक कहानी भी है जो कि कुछ इस तरीके की थी। लगभग साल 1900 के आसपास में एक औरत थी जिसकी उम्र रही कोई 90-95 साल से ऊपर की होगी। वो बूढ़ी होने के बाद नॉर्मली मर गई। उसका एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 70-75 साल के आसपास की थी। उसकी भी हालत कुछ खास नहीं थी और वो अस्थमा का मरीज था। उस टाइम पर अस्थमा की कोई खास दवाइयां नहीं मिलती थी और वो तो काफी ज्यादा हैरानी की बात थी कि अस्थमा होने के बावजूद भी उसने इतनी लंबी जिंदगी जी ली थी। उसने कभी भी शादी नहीं करी और वो हमेशा अपनी मम्मी की सेवा करने में लगा था। उसने कहा था उसकी इच्छा थी कि अपनी मम्मी के मरने के बाद वो उनका अंतिम क्रियाक्रम अपने हाथों से करेगा। उसने ये सब करा भी जब उसकी माता की मौत हो गई और उसने उनका पूरा क्रियाक्रम भी करा। अब हिंदू धर्म में एक रिवाज होता है, जब भी आप कभी शमशान वगैरह पर जाते हो तो घर में घुसने से पहले आपको स्नान करना होता है और ये काफी जरूरी होता है। बट उस टाइम पर उस बूढ़े आदमी के परिवार वालों ने, बाकी जो उसके रिश्तेदार थे, उन्होंने उसे ये चीज नहीं करने दी क्योंकि उसकी हालत खराब हो रही थी उस टाइम पर और वो लगभग बेहोश ही हो रहा था। उसे उसके घर वाले जैसे तैसे संभालते हुए घर के अंदर लेकर जाने लगे। रास्ते में जाते जाते भी वो बार बार जिद करता रहा कि मुझे नहाना है, मुझे नहाने दो, वरना मेरी माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अगले दिन सुबह सुबह वो आदमी मर गया और उसके मरने के बाद अक्सर कई बार उसे लोगों ने देखा उसी कुएं के पास जहां पर वो नहाने के लिए डेली जाता था। और उस जगह पर वो हमेशा किसी न किसी अजीब टाइम पर दिखता था, सुबह के 3-4 बजे, रात में 10-11 बजे।
जब मुझे ये सारी बात पता लगी तो मेरे अंदर भी एक इच्छा आई कि मैं उस आदमी को देखना चाहता हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, वो जगह मेरे कैंपस से ज्यादा दूर नहीं थी, तो रात में मेरे लिए भी हॉस्टल से आधा मील दूर जाना कोई खास बड़ी बात नहीं थी। इसीलिए मैं भी अब उस कुएं के पास उल्टे सीधे समय पर जाने लगा, कभी रात में 12 बजे, कभी 3-4 बजे सुबह। बट वहां पर कभी भी मेरे साथ कुछ अजीब नहीं हुआ, ना डरावना। बस वहां पर एक अलग सी ही शांति रहती और वो मुझे सच में पसंद आती थी। मैं वहां पर जितनी बार भी गया, मुझे वहां पर कभी भी कुछ नहीं दिखा। मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में जितना जानता था और ऐसे भूत प्रेत से रिलेटेड जितनी चीजें जानता था, जैसे कि ऐसी रातें जिनमें इन सब चीजों के पास ज्यादा शक्ति होती है, पूर्णिमा की रात या फिर अमावस्या की रात, मैं ऐसी रातों को भी उस जगह पर गया ताकि मैं वहां पर ऐसा कुछ देख सकूं। बट कोई भी चीज काम नहीं आई और मेरे सामने कभी भी कुछ नहीं हुआ। अब उस जगह के पास में ही एक शमशान भी था, जहां पर आसपास के लोग जब मरते थे तो उन्हें वहां पर ले जाया जाता था। तो ऐसे ही जब कुछ लोग जो कि मेरे जान पहचान वाले थे, जो कि जब मर जाते थे, तो मैं उस जगह पर जाता ये सोचकर कि शायद अब तो मुझे वहां पर कुछ ना कुछ दिख जाएगा। बट ये चीज भी काम नहीं करी। तब इसके बाद मुझे कुछ पुजारियों के बारे में पता चला, जिनका परिवार कई सालों से या कई दशकों से उस गांव में लोगों के लिए कार्य करते थे। और इसके अलावा वो अपने पास एक काफी बड़ी पुस्तिका भी रखते थे, जिसमें वो वहां रहने वाले लोगों के जन्म मरण का ब्यौरा रखते थे। जैसे तैसे करके मैं उन तक पहुंच गया और काफी मेहनत के बाद उस आदमी का नाम वगैरह निकालने के बाद मैं उस आदमी की डेट ऑफ बर्थ तक जान चुका था। और उसके अलावा मुझे यही पता लग गया कि उसकी मम्मी कब मरी थी और वो कब मरा था, और वो समय लगभग 2 महीने बाद ही आने वाला था। इसलिए मैंने इंतजार करा ये सोचकर कि शायद उसके मरने के टाइम पर मैं उसे देख सकता हूँ। मैं उस रात भी वहां पर गया, बट वहां पर तब भी मुझे कुछ नहीं दिखा। अब इस सब को 6 महीने बीत चुके थे और ये घटना मेरे दिमाग से धीरे धीरे धुंधली हो रही थी और मैं बस अब इस चीज में गिव अप करने वाला था, क्योंकि मुझे एक भी चीज कभी नहीं दिखी थी। बट इस चीज को छोड़ने से पहले मेरे एक जो गुरु थे, मैंने उन्हें पूरी घटना बताई। तब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस घटना को एक बिल्कुल ही गलत नजरिए से देख रहा हूँ। इसके बाद मुझे नहीं पता, उन्होंने जमीन पर कुछ तो बनाकर उन्होंने मुझे एक डेट बताई और कहा कि उस रात मैं वहां पर जाऊं आधी रात के समय। इसके अलावा उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मंदिर से कुछ सफेद फूल, 2 नींबू, एक नारियल, जो कि उन्होंने मुझे मंत्र पढ़ के दिया था, ये सब मुझे उन्होंने वहां पर ले जाने के लिए कहा और कहा कि जब मैं उन्हें देखूं उसके बाद ये सारा सामान वहां पर रख दूं और एक बार हाथ जोड़कर उनके लिए प्रार्थना करूं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। जो उन्होंने मुझे तारीख बताई थी, उस तारीख को मैं वहां पर गया और तब मैंने अपनी आंखों से ये सब कुछ होते हुए देखा, ठीक वैसे ही जैसे कि मेरे दोस्त ने देखा था। और इस बार तो अजीब बात ये थी कि जब मैं उनके पास भी चला गया तब भी वो गायब नहीं हुए, जैसे कि मेरे दोस्त वाले केस में हुआ था। मैंने उस आदमी को अपनी आंखों से देखा, जो कि दिखने में काफी ज्यादा बीमार लग रहा था। वो जैसे जैसे कि सांस ले रहा था, उसके लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। वो धीरे धीरे जैसे से करके बाल्टी से पानी निकालता और उसे अपने ऊपर गिराता। उसने मेरी ओर देखा और सच कहता हूँ, उस वक्त मेरे मन में किसी भी तरह का डर नहीं था, बल्कि मेरे मन में एक तरह की हमदर्दी थी उसके लिए। इसके बाद जैसा मुझसे कहा गया था, मैंने वैसा ही कर दिया। बस मेरे गुरुजी ने मुझसे इतना कहा था कि जाते टाइम मैं वापस पीछे पलटकर ना देखूं, और मैंने ऐसा ही करा। मैं बढ़ रहा था, लेकिन उस टाइम पर मुझे अपने पीछे से कुछ आवाज से आने लगी, किसी के बुलाने की, बट मैंने पीछे पलटकर नहीं देखा। इस घटना के बाद जब मैं वापस आ गया तो कुछ समय बाद मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई। मुझे नहीं पता, पर हो सकता है कि शायद ये घटना उसके बाद बंद हो गई हो। इसके बाद जब मैं अपने गुरु से मिलता, अक्सर मैं उनसे पूछता कि आखिर मेरी गलती क्या थी और ऐसी क्या बात थी कि मैं पहले उन्हें नहीं देख पाया था। बट जब भी मैं उनसे ये बात पूछता तो वो मेरी ओर देखकर मुस्कुरा देते, बट उन्होंने वो बात मुझे कभी नहीं बताई। शायद मैं किसी न किसी चीज में कमी छोड़ रहा था। शायद आगे भविष्य में जाकर मुझे कुछ न कुछ पता चल सके, या फिर ये भी हो सकता है कि ये मेरे लिए हमेशा के लिए बस एक रहस्य बनकर ही रह जाए। मेरा नाम फैजान है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये घटनाएं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सारी की सारी घटनाएं एक ही रात में हुई हैं और अलग अलग लोगों के साथ हुई है, जिन्होंने की सबने अगले दिन सबको एक साथ बताई। बट सच में ये काफी ज्यादा
डरा देने वाला एक्सपीरियंस था मेरे लिए और बाकी सबके लिए। उस टाइम पर हमारी जॉब में हमें नाइट शिफ्ट करनी पड़ रही थी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। और ऐसी नाइट शिफ्ट्स में से एक रात में ये हुआ। वो एक शनिवार की रात थी, एक ऐसा समय जिसमें हम ज़्यादातर अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठकर बात वगैरह करते होते थे या फिर कहीं घूमने जा रहे होते थे। बट तब हमें काम करना पड़ता था और इस बात से हम सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। ऑफिस में ज़्यादा लोग नहीं थे उस रात। हाउसकीपिंग और सफाई करने वाले, रिसेप्शनिस्ट और एक बंदा और जो कि मेरे साथ काम कर रहा था। उस टाइम पर दरअसल हमें एक आईटी इम्प्लीमेंटेशन का काम करना था। एक वीसैट सैटेलाइट के लिए हमें एक एंटीना को छत पर सेटअप करना था, जिसमें मेरी हेल्प 2 लोग और कर रहे थे जो कि मेरे ही तरह इस नाइट शिफ्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। बट काम तो हमें करना ही था क्योंकि अगले ही दिन ये सारा काम हम लोगों को निपटाना था। हमें एंटीना का काम करते करते रात के लगभग 12 बज चुके थे। एंटीना का वजन काफ़ी ज़्यादा था और इसी वजह से ये काम करना भी और ज़्यादा मुश्किल हो गया था। एंटीना को सेटअप करने के बाद थोड़ा बहुत काम और रह गया था जो कि हमने एक ब्रेक के बाद करने का सोचा। तब तक सब कुछ सही चल रहा था, बट इसके बाद ये घटनाएं होना शुरू हुई। सबसे पहली घटना हुई रिसेप्शनिस्ट के साथ। हम लोग ब्रेक लेने के लिए नीचे कैफेटेरिया में आए थे, ग्राउंड फ्लोर पर। हम लोग कॉफी पीते पीते बातचीत कर ही रहे थे कि उस टाइम पर एकदम से एक जोरदार चीख आई। हम सभी लोग एकदम हैरान हो गए और सीधा भागते हुए बाहर आए। तो हमारा जो रिसेप्शनिस्ट था, जिसका नाम हम मनोज मान लेते हैं, वो एक कोने में खड़ा हुआ था और बहुत ज्यादा डरा हुआ था, बिल्कुल पसीने से भीगा हुआ। हम में से एक बंदा उसके पास गया और उसे शांत कराने की कोशिश करने लगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसे शांत कराते कराते ही लगभग 10 मिनट निकल गए हम लोगों को। उसके बाद जाकर उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। उसने बताया वो अपने डेस्क पर बैठकर अपनी एंट्रीज का काम कर ही रहा था और काम करते करते काफी देर से थोड़ा बोर भी हो गया था। इस वजह से कब काम करते करते एकदम से ही उसकी आंख लग गई, उसे भी नहीं पता लगा। उसने बताया कि उसकी आंख बंद हुए लगभग थोड़े ही सेकंड बीते होंगे कि तब उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा। वो एकदम से उठा और हैरान रह गया कि ये आखिर किसने करा। उसने अपने आसपास देखा बट उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। बट उसके साथ ये घटना यही नहीं रुकी। वो जिस टेबल पर बैठा था एकदम से ऐसा लगा उसे कि किसी ने उस पर जोर से लात मारी हो और वो टेबल से नीचे गिरा। इसके बाद उसे एक बार फिर से जोर जोर से कई थप्पड़ अपने गाल पर महसूस हुए। बट डराने वाली बात इसमें यह थी कि उसे कोई भी अपने आसपास दिख नहीं रहा था। डर के मारे वो एक कोने में चला गया और वहीं से वो चिल्ला रहा था। पहले तो हम सभी लोग हैरान रह गए, बट उसकी बात सुनने के बाद हम सीधा सीसीटीवी चेक करने के लिए गए और जो हमने उसमें देखा हम सब लोग हैरान रह गए। वो आराम से बैठा हुआ था और एकदम से ही किसी अदृश्य चीज ने उसे थप्पड़ मारे थे वो, और उसके साथ जितनी भी घटनाएं उसने बताई वो सब सच में हुई थी जो कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई थी। इवन जब हमने उसका चेहरा पास से देखा तो उस पे लाल रंग का निशान हो गया था और वो थोड़ा सूज गया था। हम सभी लोग भी इस घटना से सहमे हुए थे और धीरे धीरे इस पर बात करके एक दूसरे को संभाल ही रहे थे कि तब दूसरी घटना हुई। हाउसकीपिंग वाले अगले दिन के फंक्शन के लिए नीचे बेसमेंट में सफाई कर रहे थे। तब सफाई करते करते उनमें से एक ने उस हॉल के एकदम किनारे में एक लड़की को देखा। एक लड़की जिसकी उम्र ज्यादा नहीं, बस 17-18 साल की होगी। वो लड़की उन लोगों के सामने ही पास में रखे एक सिस्टम पर बैठी और उसके बाद कंप्यूटर के कीबोर्ड पर मानो टाइपिंग करने लगी। इसके अलावा वो एक अजीब सी भारी आवाज में गाना गाने लगी। सबको पता था कि उस जगह पर, उस फ्लोर पर कोई भी नहीं था, इसीलिए वो हाउसकीपिंग वाले सीधा इस बात को गार्ड के पास बताने पहुंचे कि वहां पर नीचे कोई है जो कि इस तरह हरकतें कर रहा है। गार्ड फौरन उनके साथ नीचे गया, बट तब उन्होंने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था। बट तब एक अजीब चीज हुई। भले उन्हें कोई भी नहीं दिख रहा था, बट उन्हें कीबोर्ड पर किसी के टाइपिंग करने की आवाज आने लगी और उसी लड़की के गाने की आवाज आने लगी, मानो वो अब भी वहीं थी, बस उन्हें दिख नहीं रही थी। अब इस चीज से गार्ड भी डर गया और उसने अब हम सबको बुला लिया। हम सब लोग भी वहां पर जब गए तो हमें भी वो आवाज से सुनाई दी, इवन जबकि वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
तब हम में से एक आदमी ने आइडिया दिया कि अक्सर जो चीज़ें आंखों को नहीं दिखती वो कैमरा में दिख जाती हैं, पर उसके लिए हॉल की लाइट्स वगैरह ऑफ करनी पड़ेंगी। इसीलिए हमने हॉल की सारी लाइट्स ऑफ कर दी और फ़ोन का फ्लैश ऑन करके वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। इसके बाद हम फ़ोन को लेकर इधर उधर घूमने लगे और उससे पूरे हॉल में देखने लगे। शुरुआत के 5 मिनट में हमें कहीं पर भी कुछ नहीं दिखा, बट तब लगभग कैमरे से 30 फीट की दूरी पर हमें धीरे धीरे मानो एक आउटलाइन सी हवा में बनती हुई दिखाई दी, मानो कोई साया वहां पर खड़ा हो, जो कि धीरे धीरे गाते गाते एक डेस्क से दूसरी डेस्क पर जा रहा था। इवन वो गाने की आवाज भी वैसे ही शिफ्ट हो रही थी जैसे कि हम कैमरे में उस साए को चलते हुए देख पा रहे थे। हम 5 लोग जो कि वहां पर थे बस कैमरा को हाथ में पकड़कर देखे जा रहे थे कि आखिर वहां पर क्या हो रहा है। और तब मैंने एक चीज नोटिस करी जो कि सब लोग देखना भूल गए। वो जो कुछ भी था वो चीज धीरे धीरे एकदम हल्की चाल से हमारी ओर बढ़ रही थी। और तब जब वो बस हमसे 10 फीट की दूरी पर थी, मैंने फोन को उनके हाथ से छीना और बस सबको तेजी से उस रूम के बाहर धकेला। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि अगर हम वहां पर रुके रहते और वो चीज हमारे करीब आती तो वहां पर क्या होता। जब हम वहां से बाहर आ भी गए और गेट बंद भी कर दिया, तब भी वो सब आवाजें लगातार आती रही। बट कम से कम ये अच्छी बात थी कि हम में से किसी को कुछ नहीं हुआ था। शायद वहां पर वो जो भी चीज थी वो वहां पर अपना टाइम एंजॉय कर रही थी, बट हमने क्योंकि उसे डिस्टर्बेंस किया, इस वजह से उसने हमें वहां से भगाने के लिए ऐसा किया। इसके बाद अगली घटना सुबह के लगभग 3 बजे के आसपास हुई। पिछली घटना के लगभग आधे घंटे के बाद हम सब लोग अभी भी बिल्कुल डरे हुए थे, बट मुझे अंदर से लग रहा था कि कुछ ना कुछ अभी होना बाकी है। और तब सुबह के लगभग 3:15 बजे के आसपास हमें छत पर से एक बहुत जोर की आवाज आई। हम सीढ़ियों से ऊपर गए और जब हम गए तो हमने देखा कि वो एंटीना जिसे हमने इतनी मेहनत से आधी रात तक वहां पर लगाया था वो सीधा नीचे गिरा हुआ था और फ्लोर पर टूटा हुआ पड़ा था। उसके जो स्क्रूज थे वो बिल्कुल इस तरह के थे कि उस पर किसी के नाखूनों द्वारा नोचने के निशान भी थे। हमें पता था कि ये सब खुद तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हम बस अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं करना चाहते थे। तब मैंने एक बंदे को नीचे भेजा ये चेक करने के लिए कि क्या हमारे पास एक और एंटीना है। तब मैं और मेरा दोस्त छत पर ही टहल रहे थे, उसका वेट कर रहे थे कि तभी धीरे धीरे बरसात शुरू हो गई और बरसात से बचने के लिए हम लोग छत के पास में एक जो रूम था उसके पास चले गए और वहीं पर रुक गए। एक तो इन सारी घटनाओं को डर और ऊपर से जिस काम के लिए हम यहाँ पर थे वो काम भी पूरा नहीं हुआ और पूरा होने के बावजूद भी बिगड़ गया, इसलिए हम काफी परेशान थे। और तभी एकदम से हमारे ठीक ऊपर से जिस रूम के पास हम खड़े थे जस्ट उसके ऊपर से एक आवाज आई। जब मैंने आगे बढ़कर ऊपर देखा तब मैं इतना ज्यादा डर गया कि मैं डर के मारे वहीं जम गया। उस छोटे से रूम की छत के ऊपर एक लड़की थी जिसने गाउन पहन रखा था और वो मानो बारिश का मजा ले रही थी। मैंने उसे लगभग 3 से 4 सेकंड तक देखा और उसके बाद वो वहां से गायब हो गई। कि तभी वो लड़का जो कि मेरे साथ वहां पर मौजूद था वो जोर से चिल्लाया। मैं जैसे ही पीछे पलटा मेरे होश उड़ गए ये देखकर कि वो लड़की अब मेरे से ठीक 5 फीट पीछे खड़ी थी, बट इस बार वो हंस नहीं रही थी पहले की तरह। इस बार वो गुस्से में मुझे देख रही थी और उसका वो गुस्सा इस तरीके का था कि मैं बहुत ज्यादा डर गया। इससे ज्यादा वहां पर मैं कुछ नहीं देख सकता था। मैं सीधा वहां से भागता हुआ नीचे गया और लड़का भी मेरे पीछे पीछे भागता हुआ आया। मैं सीधा बिल्डिंग से ही बाहर आ गया और बाहर आकर रोड पर खड़ा हो गया। इसके बाद वहां पर जितने भी लोग थे मैंने उन सबको ये बात बताई। इसके बाद हम सभी लोग कैफेटेरिया में गए और वहीं पर बैठे रहे। अगले दिन जब वहां पर हमारे सुपीरियर्स आए तो हमने उन्हें ये सारी बातें बताई और इन सारी चीजों से रिलेटेड सीसीटीवी फुटेज जो कि इस बात का सबूत था हमने उन्हें दिखाया। बट इसके बाद भी उन लोगों को हमारी बात पर ज्यादा यकीन नहीं हुआ और उस बात से ज्यादा कुछ नहीं बदला। बट जो चेंज बस वहां पर हुआ वो ये कि सारे स्टाफ ने वहां पर नाइट शिफ्ट करने से मना कर दिया। और करते भी क्यों ना, क्योंकि वहां पर एक ही रात में जो जो हमने देख लिया था वो हमारे लिए काफी भयानक था। मेरा नाम अमित है और आज हम सब पूरे परिवार के साथ देहरादून से अपने गांव आए हैं।
जो कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में है। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, मेरी 2 बहन और एक छोटा भाई है। हमारे गांव आने का कारण यह है कि इसी महीने मेरी बड़ी बहन की शादी होनी है। 21 जून 2011 घड़ी में लगभग समय दोपहर के 12 या 12:30 बज रहे होंगे। मेरे दादाजी ने मुझसे कहा कि अमित जाओ बगीचे से कच्चे आम तोड़कर ले आओ, आमों की ज़रूरत है। मैं और मेरा भाई, मेरे चाचा के लड़के, हम सब लगभग 7 या 8 जने मिलकर बगीचे में जाने लगे। जो मेरे साथ आए थे वो सब आम तोड़ रहे थे, लेकिन मैं बगीचे में एक किनारे पर खड़ा हुआ था। इन सब ने इस बगीचे से आम तोड़ लिए थे और अब हमें और आम चाहिए थे। तो मेरे चाचा, जिनका बगीचा थोड़ी दूरी पर था, हम उसमें जाने लगे। अब वो दोबारा से वहीं पर आम तोड़ रहे थे, पर मैं अपने ही बगीचे में एक पेड़ के किनारे बैठा हुआ था। तभी एकदम से मुझे महसूस हुआ कि मेरे बराबर में कोई है और मेरा नाम लेकर कोई धीरे से बोल रहा है, अमित कब आए हो, ठीक हो? मैंने झटके से इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कोई दिखा नहीं। पर मैंने सोचा गांव की कोई औरत होगी, क्योंकि आवाज़ किसी औरत की लग रही थी। खेतों में कहीं हो और मुझे दिखाई ना दी हो। यही सोचकर मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लगभग 5 मिनट के बाद मुझे फिर से वही एहसास हुआ कि मेरे जस्ट बराबर में किसी महिला की आवाज़ आ रही हो, जो कि मेरे कान में बिल्कुल साफ आई। अमित ठीक हो तुम, कब आए? ये सुन के अब मुझे थोड़ा डर सा लगने लगा। सामने ही बगीचे में सब लोग थे, इसीलिए मैं बड़ी तेज़ी से भागा और भागते भागते मेरा पैर एक नाली में पड़ा और मैं नीचे गिर गया। तभी मेरे छोटे भाई, जो कि मेरा चाचा का लड़का था, उसने मुझे देखा और वो तुरंत भागता हुआ मेरे पास आया और उसने मुझे पकड़ कर उठाया और कहा, क्या हुआ अमित भैया? मैंने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं शिवम, कुछ नहीं हुआ। उसने फिर से कहा, आप इतनी तेज़ भाग क्यों रहे थे? मैंने कहा कुछ नहीं। मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया जो कि मेरे साथ अभी हुआ था। वो सब मेरे से कई बार पूछ रहे थे, पर मैंने कुछ नहीं बताया और हम सब आम लेकर वापस घर आ गए। लेकिन मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। मुझे लगा लोग पता नहीं क्या कहेंगे और यकीन भी करेंगे या नहीं। इस दौरान मेरी बहन की शादी भी हो चुकी थी और अब हम लोग वापस देहरादून भी लौट आए थे। पर 5 साल के बाद, साल 2016 में, तारीख 8 मार्च, मुझे किसी वजह से अपने गांव में वापस आना पड़ा। लेकिन इस बार हमारे घर से वहां पर कोई नहीं आया था, सिर्फ मैं आया था। आज मैं गांव में अपने सभी भाइयों के साथ, जो कि मेरे चाचा के लड़के थे, इन्हीं सब के साथ गांव में घूम रहा था। आज खेत खलियान में और बगीचे में भी हम लोग खूब घूमे। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया और शाम को हम लोग वापस घर आने लगे। गांव में उस समय शौचालय ज़्यादा नहीं बने थे, तो सभी लोग गांव के शौच के लिए खेतों में ही जाया करते थे। मैं और मेरा भाई शामू, हम दोनों तकरीबन 7:30 बजे शाम को शौच के लिए अपने बगीचे की तरफ चल दिए। मेरे भाई ने कहा, अमित भैया चलो कहीं और चलते हैं। मैंने कहा नहीं, इधर ही चलो। तो मैं और मेरा भाई दोनों अभी बैठे ही होंगे कि तभी मुझे किसी की आवाज़ आई, अमित ठीक हो? मैंने इधर उधर देखा पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा कि मुझे ऐसा लगा होगा, इस पर मैंने दोबारा ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बार फिर से मुझे आवाज़ आई, ठीक हो तुम, कब आए? मैं जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करके उठा और बाहर निकला। मैंने कहा, शामू जल्दी चल। वो भी बैठा भी नहीं था और दूसरे खेत में टहल रहा था। वो भागकर मेरे पास आया और बोला, क्या हुआ भैया? पर मैंने उससे सवाल करते हुए कहा, आज मुझे कौन आवाज़ मार रहा था? कोई था क्या यहाँ पे? मेरी बात का जवाब दे। नहीं भैया, कोई भी तो नहीं था, सिर्फ आप और मैं हैं यहाँ पर। तब मैंने उसे कहा, अच्छा चलो फिर। मेरे भाई ने देखा कि शायद मैं डरा हुआ हूँ, इसलिए उसने कहा, क्या हुआ बताओ ना। मैंने बोला, कुछ नहीं, चलो अब यहाँ से। और हम दोनों ही वापस आ गए। ये बात मैंने तभी भी किसी को नहीं बताई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आवाज़ तो जानी पहचानी है, पर आवाज़ किसकी है ये याद नहीं आ रहा था। इसी उधेड़-बुन में मैं सो गया। लेकिन जब अगले दिन सुबह मैं जगा, तब थोड़ी देर बाद
मैंने दादाजी से पूछा, दादा कल हम रात में खेतों में गए थे, तो मेरे साथ जो कुछ हुआ मैंने वो सब कुछ दादाजी को बता दिया। मेरे दादाजी ने बिल्कुल शांति से कहा, कुछ नहीं है, ये तुम्हारी बड़ी वाली बुआ है, वो कुछ नहीं करेगी, तुम्हें बहुत प्यार करती है तुमसे, इस वजह से तुम्हें उनकी आवाज़ आई। मैंने अपने दादाजी से कहा, बड़ी वाली बुआ तो मरी हुई हैं, वो कैसे आवाज़ मारेंगी। दादाजी ने मुझे समझाते हुए कहा, कुछ लोग मरने के बाद भी अपने लोगों को नहीं भूल पाते। हम सब लोग तो रोज़ यहीं रहते हैं, तुम कभी कभी आते हो, इसीलिए तुमको महसूस हुआ होगा कि तुम्हें आवाज़ मारी है, कुछ नहीं करेंगे तुम्हें। दादाजी की बात सुनकर मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन इस घटना का एक अगला अध्याय भी था जो कि कुछ समय बाद का था। मैं उस समय पर वापस देहरादून आ गया था, पर हम सब लोग गांव जाते ही थे, लेकिन कभी कभी 2 साल या फिर कभी 3 साल भी हो जाते थे ना जाए हुए। अब वो दिन भी आ गया था जब हम लोग फिर से सब एक साथ जाने थे गांव में। साल 2021 अप्रैल का महीना। इस बार गांव आने का कारण था, अब मेरी शादी कुछ दिनों में होने वाली थी। इस समय काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी कोरोना वायरस की वजह से भी, तो जैसे ही हमें मौका मिला हम तुरंत गांव आ गए। दरअसल अब मेरी ही कुछ दिनों में शादी होने वाली थी, इस वजह से सब लोग मुझसे कहते थे कि हमें ज़्यादा बाहर मत घूमना और खेत बगीचे में तो बिल्कुल मत जाना। लेकिन मैं था तो ढीठ, किसी न किसी बहाने खेतों में चला ही जाता था। मेरी शादी का दिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था, वैसे वैसे लोग मुझ पर खास नज़र रख रहे थे कि मैं कहीं इधर उधर ना घूमने जाऊं। मेरी शादी में बस 2 दिन बच रहे थे कि मुझे थोड़ा अजीब अजीब सा लगने लगा। मैं जब रात को अकेले बाथरूम जाता या घर के अगल बगल में भी घूमता, तब भी मुझे अजीब सा महसूस होता। वैसे तो हमारे घर के ठीक आगे कृष्ण भगवान का एक मंदिर भी है, लेकिन फिर भी मैं रात को अगर बाथरूम में जाता तो ऐसा लगता कि कोई मेरे आसपास है। ऐसा मुझे कई दिनों तक महसूस हुआ। कई बार आवाज़ से भी आती थी, वही वाली, अमित तुम ठीक हो। पर मैंने ये बात अब किसी को भी नहीं बताई दोबारा, और मुझे 2-3 दिन से रात में काफ़ी डर लग रहा था। वजह मुझे भी नहीं पता, और अगर मैं किसी को बताता तो सब लोग कहते, मना करते हैं हम लोग तुमको इधर घूमने के लिए। हालांकि अब मैं कहीं जाता नहीं था, घर पे ही रहता था। कहते हैं कि काली बिल्ली का रोना अशुभ होता है, काली बिल्ली किसी अनहोनी का प्रतीक बताई जाती है। पर शादी के लिए जो मंडप लगा हुआ था उसमें रोज़ रात को 2 या 3 बजे के करीब बिल्ली रोती थी। काली बिल्ली का रोना अशुभ होता है, इसीलिए घर का कोई भी सदस्य उसे रोता देखकर तुरंत भगा देता था उसे। पता नहीं बिल्ली का रोना एक संयोग था या फिर होने वाली किसी अनहोनी का संदेश। अब वो दिन भी आया जिस दिन मेरी शादी होनी थी, और मेरी शादी हुई भी। शादी के 1-2 दिन तक कोई दिक्कत भी नहीं हुई, रात में सभी नॉर्मल था और अब डर भी नहीं लग रहा था। किंतु शादी के लगभग 1 हफ्ते के बाद मेरी पत्नी अपने घर यानी मायके गई। उस दिन हम लोग भी कहीं गए हुए थे, तो हम सब शाम को घर लौटे और तब तक अंधेरा हो चुका था, और उस दिन बारिश भी हो रही थी, जिसके कारण लाइट चली गई थी। गांव में अक्सर होता है, बारिश होती है बिजली चली जाती है। इसलिए मैं अपने कमरे में सोने के लिए जा रहा था, तभी मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरा मन हुआ मिठाई खाने का। वैसे मैं रात को मीठा नहीं खाता था, पर उस रात मैंने मिठाइयाँ खानी शुरू कर दी और एक के बाद एक लगभग 7-8 गुलाब जामुन खा लिए। ऐसा कभी नहीं होता था कि मैं मीठा खाऊं और बिना मुंह धोए सो जाऊं। उस दिन मैं तुरंत अपने कमरे में जाकर लेट गया। पहले तो मैंने ऐसे ही ऑनलाइन 2-3 हॉरर स्टोरी सुनी यूट्यूब पर, और कहानियाँ सुनने के बाद मैं फिर से लेट गया। लेटे हुए मुझे लगभग 15 मिनट हो चुके थे, तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई महिला साड़ी पहने सज धज के बिल्कुल मेरे सामने खड़ी है। मुझे तुरंत याद आया कि मेरी पत्नी तो मायके गई हुई है, तो ये कौन है। थोड़ी देर में वो महिला मेरे और पास आकर बड़े प्यार से मेरे कान में बोली, अमित शादी हो गई? अच्छा ठीक है, तुम चलो, अब मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो अमित मेरे साथ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं पूरी तरह उस समय नींद में था, पर जैसे ही मैंने सुना, एक झटके से मेरी सारी नींद कहीं गायब हो गई।
मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी उस महिला ने मेरे सीने को बड़ी ज़ोर से दबा दिया और उसके बाद वो मेरे सीने पर चढ़ चुकी थी। मुझे लग रहा था मेरी जान अभी निकल जाएगी। मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। उस समय मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मैंने हकलाते हुए 2-3 बार आवाज़ मारने की कोशिश करी, परंतु किसी ने नहीं सुना। किस्मत अच्छी थी, शायद इस बार मेरे जीजा ने आवाज़ सुनी और उस समय सब लोग बाहर ही थे। सब आपस में बात कर रहे थे, इसलिए कोई सोया नहीं था। मेरी आवाज़ सुनने के बाद जीजा ने मुझे आवाज़ मारी वापस। अमित, क्या हुआ? जीजा का इतना ही कहना था कि घर के सभी लोग तुरंत मेरे कमरे में आए और सब ने मुझे पकड़कर बिठा दिया। उस समय तो मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे मुंह से खुद ब खुद आवाज़ निकल रही थी। मैं शायद रो रहा था। मैंने अपने पापा को कहा, तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मेरा भी हक है। अब मैं अपना हक लूँगी और अमित को अपने साथ ले जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अमित अब मेरे साथ चलेगा। तभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि घर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं और सब मुझे बुला रहे हैं। अमित, चलो यहाँ से, अब तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। वो महिला मेरे सर के पीछे खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। उसने मुझसे एक बार फिर से कहा, तुम्हें चलना होगा, तुमको लेने पूरी बारात आई है। मेरे घर वाले सब परेशान हो रहे थे, परंतु मुझे उस औरत की आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी, क्योंकि ये वही आवाज़ थी। हाँ, फिर से वही आवाज़, किंतु वो कह रही थी, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तभी मेरे घर वालों ने पास ही के एक बुजुर्ग व्यक्ति को बुला लिया, जो थोड़ा भूत प्रेत में झाड़ा वगैरह लगाते थे। उन्होंने कहा, यहाँ एक औरत की आत्मा थी, लेकिन इस समय वक्त नहीं है, अब वो जा चुकी है। वो व्यक्ति इतना बोलकर वहीं खड़ा रहा, परंतु मैं उस महिला को अभी भी अपनी आंखों से साफ साफ देख रहा था, जो कि लाल साड़ी में मेरे पीछे खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। उसके साथ सैकड़ों संख्या में लोग बाहर थे, जो कि मेरा नाम ले रहे थे, अमित चलो यहाँ से। पर उस व्यक्ति को पता नहीं ये सब क्यों नहीं दिख रहा था। ये सब मेरे साथ आधी रात तक चलता रहा और मेरे सभी घर वाले पूरी तरह जगे हुए थे। मेरे साथ एक तरफ पापा और एक तरफ मेरा भाई शामू लेटा था और मैं बीच में था। तभी मेरे छोटे भाई ने एक बार हनुमान चालीसा लगाकर मेरे पास रख दी, परंतु जैसे ही हनुमान चालीसा चलाई गई, उस महिला को पता नहीं क्या होने लगा और वो मेरे सीने पर चढ़ गई थी और मुझे कह रही थी, जल्दी चलो, अब वक्त नहीं है। मेरी ऐसे हालत देखकर मेरे घर वालों ने हनुमान चालीसा बंद कर दी। तब जाकर वो महिला मेरे ऊपर से नीचे उतरी और ये सब मेरे साथ पूरी रात होता रहा। लेकिन सुबह के लगभग 4-4:30 बजे के बाद मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा था और वो महिला और उसके साथ के सब लोग गायब हो गए थे। मुझे सब कुछ नॉर्मल लगने लगा और उसके बाद मुझे नींद भी आ गई। मैं सुबह 8 बजे तक सोया रहा। फिर अगले दिन मेरे पापा और जीरा मुझे किसी बाबा के पास लेकर गए। उन्होंने बताया कोई अपने घर का ही है जिसे उसका हक नहीं मिला। उन्होंने एक ताबीज़ मुझे दी और कहा सतर्क रहना। बाकी उस दिन से मुझे वो महिला दोबारा नहीं दिखी और ना ही उसकी आवाज़ सुनाई दी। उस घटना के 15 दिन बाद हम लोग वापस से देहरादून आ गए और अब सब कुछ ठीक है। बात कुछ वर्ष पहले की है। मुझे नागपुर जाना पड़ा। मेरी बुआ की बड़ी बेटी की शादी थी। शादी का पूरा आयोजन नागपुर में ही था। पापा जा नहीं सके, इसलिए मेरी पत्नी सुनीता और मैंने नागपुर जाने का निश्चय करा। नागपुर जाने के लिए मैंने अपनी निजी कार का इस्तेमाल करा। ऑफिस से आने के बाद हमने पूरी तैयारी करी और रात 10 बज गए। जबलपुर से नागपुर का रास्ता लगभग 5-6 घंटे का है। गर्मी के दिन थे, इसलिए हमने जानबूझ के रात का सफ़र चुना, जिससे गर्मी से परेशान ना होना पड़े। लगभग 2 बज रहे थे और मुझे बहुत ही नींद आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे झपकियाँ भी आने लगी। गाड़ी के बाहर घुप अंधेरा था। सड़क पर इक्का दुक्का वाहन के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। आगे एक पुल बन रहा था, इसीलिए हमने डाइवर्जन का इस्तेमाल करा। कुछ दूरी पर जाकर हमें सड़क के बारे में कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था। डामर की रोड ख़त्म हो चुकी थी और कच्ची सड़क शुरू हो चुकी थी, और आसान शब्दों में कहूँ तो हम लोग भटक चुके थे। अंधेरा होने की वजह से कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। उसी समय पर हमारी गाड़ी पंचर हो गई। अब हम लोग और डर गए
चारों तरफ खूब अंधेरा, कीट पतंगों की आवाज़ आ रही थी और पेड़ों के हिलने की सरसराहट महसूस हो रही थी, जिससे किसी के चलने का भ्रम महसूस हो रहा था। फ़ोन में तो सिग्नल थे ही नहीं। गाड़ी के टायर बदलने की मेरी हिम्मत बाहर देखकर जवाब दे रही थी। तभी मुझे एक रोशनी दिखाई दी। शायद वहाँ पर कोई हो। ये सोचकर मैंने मेरी पत्नी को गाड़ी में छोड़कर उस रोशनी की दिशा में जाने का फैसला करा। पर सविता ने भी साथ चलने की जिद करी और हम दोनों एक साथ रोशनी की ओर चल दिए। रोशनी एक घर के बाहर टंगे एक लालटेन से आ रही थी। हमें थोड़ी सी राहत महसूस हुई। हमने दरवाजे पर दस्तक करी, पर भीतर से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। बार बार दरवाज़ा पीटने पर भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तब अचानक दरवाज़ा धीरे से खुल गया, लेकिन अंदर कोई दिख नहीं रहा था। मैं डर गया, पर सविता ने कहा कि शायद दरवाज़ा अंदर से बंद ही नहीं था। नैतिकता के आधार पर हमें बाहर ही इंतज़ार करना चाहिए था, पर डर और परेशानी की स्थिति में नैतिकता को भूलते हुए हम लोग अंदर चले गए। अंदर कोई भी नहीं था। एक खाट रखी हुई थी, कुछ चादर, धूल की परत हर तरफ बिछी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से कोई आया ही ना हो यहाँ पर। हमने दरवाजे को बंद कर धूल साफ कर वहीं पर बैठकर लालटेन जलाने वाले का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर में लालटेन बुझ चुकी थी और तभी वहाँ पर किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। हमने कुछ नहीं बोला। ऐसा लग रहा था कई लोग हैं जो उस घर के आसपास चल रहे हैं। हमें लगा शायद जानवर है, पर कुछ देर के बाद हमारा ये भ्रम दूर हो गया। जब सविता ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसके छक्के छूट गए। उसे एक परछाई जो कि सफ़ेद रंग की थी वो दिख रही थी, जो शायद किसी पेड़ से उल्टी लटकी थी। उसने अपने हाथों से अपने मुंह को दबा लिया, जिससे उसकी चीख न निकल सके। सेकंड्स में वो पसीने से तरबतर हो गई। मैंने उसकी हालत देखकर सावधानी से बाहर झांका तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ एक नहीं, कई सारी सफ़ेद परछाइयाँ खड़ी थी, कुछ पेड़ों पे लटकी हुई और कुछ आसपास टहली हुई। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई और कुछ समय के लिए तो मानो रुक सी गई। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और रोंगटे खड़े हो गए। मैं पसीने से नहा चुका था। तभी दरवाजे पे दस्तक भी हुई और हमारे प्राण हलक में आ चुके थे। हमने जवाब नहीं दिया और डर के साए में इंतज़ार करते हुए हमने पूरी रात काट दी। सुबह होते ही जब बाहर सन्नाटा दिखा तो हम बाहर निकले। बाहर अब कुछ नहीं था। जल्दी से गए, गाड़ी का टायर बदला और किसी तरह से नागपुर पहुंचे। हमने ये बात किसी को भी नहीं बताई, पर वापस जबलपुर आते समय हमने इस बार दिन में सफ़र करने का निश्चय करा। पर आज भी जब हमें वो रात याद आती है तो हमारी रातों का चैन उड़ जाता है। आज की अगली कहानी हमें भेजी है हमारे सब्सक्राइबर महेंद्र परिहार ने। आइए आगे की कहानी को उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। ये कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरे दादाजी के साथ घटी थी। जब उन्होंने मुझे ये बताई थी तब मेरी उम्र लगभग 15 साल की थी और उनकी लगभग 60-65 के आसपास की। ये घटना उनके साथ लगभग 20 से 25 साल पहले घटी थी, उनके और उनके दोस्त के साथ। ये घटना हमारे पड़ोसी के साथ घटी थी। उन्होंने बताना शुरू करा। हमारे पड़ोसी, उनका नाम घनश्याम था। ये बात साल 2000 के आसपास की है। उन्होंने बताया कि घनश्याम अपने घर से रोज 10 किलोमीटर दूर काम के लिए आया जाया करता था। दरअसल वो डेली रिहायशी इलाके में जाकर मजदूरी का काम करता था। उस समय गांव में घर वगैरह कम ही होते थे और सड़कें अधिकतर सुनसान ही रहा करती थी। तो शाम के वक्त जब घनश्याम अपनी मजदूरी कर वापस घर आ रहे थे तो वो चावंडर नाम के इलाके से गुजर रहे थे। ये इलाका अब तो काफी रिहायशी है, लेकिन उस समय काफी ज्यादा सुनसान रहा करता था। सर्दियों का समय था और शाम होते होते अंधेरा काफी ज्यादा हो गया था। उस दिन भी घनश्याम को आते आते अंधेरा हो गया था और वो अपनी साइकिल पर घर आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो
चावंडर की सुनसान रोड पर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि एक छोटा बकरी का बच्चा सड़क के बीचों बीच खड़ा हुआ है। उसके अलावा उन्हें सड़क पर दूर दूर तक और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब उन्होंने पता नहीं क्या सोचकर साइकिल को रोका और सोचा कि क्यों ना मैं इस बच्चे को अपने साथ ही ले जाता हूं, वरना कहीं कोई बड़ा जानवर आकर इसके साथ कोई अनहोनी ना कर दे। यही सोचकर उन्होंने अपनी साइकिल रोकी और उस बकरी के बच्चे को गोदी में लिया और उसे किसी तरह पीछे बिठाया और उसके बाद साइकिल को फिर से चलाने लगे। अब वो साइकिल को लेकर कुछ ही आगे बढ़े होंगे तो उन्होंने देखा कि वो साइकिल को आगे बढ़ा ही नहीं पा रहे थे, मानो उस बकरी के बच्चे की बजाय उस पर कोई हाथी बैठ गया हो, जिसके वजन के कारण साइकिल अब थोड़ी सी भी आगे नहीं जा पा रही थी। फिर से उन्होंने काफी मेहनत करके साइकिल को थोड़ा और आगे लिया और बहुत हिचकिचाते हुए जब उन्होंने पीछे देखा तो हैरान रह गए कि उनकी साइकिल पर पीछे कोई बैठा ही नहीं था। उनका सारा शरीर डर से कांप उठा और वो भागकर जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचे और डर के मारे उन्हें फौरन बुखार हो गया। उसने ये बात अपने सारे दोस्तों, घर वालों और अपने पड़ोसियों यानी कि मेरे दादाजी को बताई तो सब लोग दंग रह गए। मेरे दादा ने मुझे कहा कि इस घटना के लगभग 21 या 22 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। क्या था इस घटना के पीछे का कारण, ये बात तो आज तक भी किसी को नहीं पता, पर इस घटना ने एक शख्स की जान असल में ले ली। डेविड जापान के स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का था। उसकी उम्र 15 साल थी। वो हर रोज पैदल ही स्कूल आता और जाता था। अपने स्कूल से घर लौटते वक्त रास्ते में एक बड़ा सा घर पड़ता था जो कि सालों से खाली पड़ा हुआ था। अपने बचपन से लेकर अब तक डेविड ने कभी भी उस घर में किसी को भी आते जाते नहीं देखा था। एक दिन हुआ ये कि डेविड हमेशा की तरह वापस अपने घर जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस घर पर पड़ी। उस घर की पहली मंजिल पर बनी खिड़की से उसे कोई देख रहा था और ये बात डेविड के लिए काफी चौंकाने वाली थी क्योंकि वो घर सालों से खाली पड़ा हुआ था। उसने ध्यान से देखा तो लगभग उसी की उम्र की एक खूबसूरत लड़की उस खिड़की में से उसे देख रही थी। उसे लगा कि शायद उस घर में अब कोई रहने आया है और यही सोचकर वो अपने घर की ओर चल दिया। लेकिन ये चीज अब हर रोज होने लगी। जब भी स्कूल से घर जाते वक्त वो घर आता, डेविड की नजरें न जाने क्यों अपने आप ही उस खिड़की पर चली जाती और वहां पर उसे वो लड़की हर रोज नजर आती। डेविड को अब वो लड़की पसंद आने लग गई थी। एक दिन हुआ ये कि डेविड का करीबी दोस्त सुनियो किसी बात से दुखी था और उसके बाकी सारे दोस्त उसे शांत करा रहे थे। डेविड ने उसके दुखी होने का रीजन पूछा तो पता चला कि सुनियो स्कूल की अपनी जिस क्लासमेट को पसंद करता था उसे किसी और लड़के ने प्रपोज कर दिया था। अभी वो उसके साथ डेट पर जाने के लिए भी तैयार थी। सुनियो ने अब तक उससे अपने दिल की बात भी नहीं कही थी। सुनियो उस लड़की को अपने दिल की बात बताता उससे पहले ही ये सब हो गया। ये सब जानने के बाद डेविड भी सोचने लगा कि अगर उसने समय रहते उस लड़की को जो कि हर रोज उसे खिड़की पर दिखती थी अपने दिल की बात नहीं बताई तो कहीं उसका भी सुनियो वाला हाल ना हो। उसने ये तय कर लिया कि आज उस घर में जाकर उस लड़की से वो अपने दिल की बात कह कर ही रहेगा। उसी दिन डेविड स्कूल छूटने के बाद जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगा और रास्ते की ओर दौड़ा। बहुत जल्द ही वो घर उसके सामने था जहां हर रोज वो लड़की उसे दिखती थी और आज भी वो लड़की वहीं पर खड़ी हुई थी। बिना देर करे वो उस घर के अंदर चला गया, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि घर अंदर से पूरा वीरान पड़ा था, मानो सालों से वहां पर कोई आया ही ना हो। लेकिन डेविड ने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया और उसके सिर पर उस लड़की का भूत जो सवार था। डेविड तुरंत घर की सीढ़ियों पर चढ़कर उस लड़की के कमरे में चला गया, लेकिन वहां जाने के बाद जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उस लड़की के कमर के नीचे का शरीर कटा हुआ था। हर रोज खिड़की से उसका आधा शरीर जो डेविड देखता था
वही उसका पूरा शरीर था। डेविड तो ये देखने के बाद भागना भूल ही गया था और उसे मानो पता चल ही गया था कि अब भागने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मौत उसके सामने ही थी। तभी वो लड़की अपने दोनों हाथों की मदद से जमीन से रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि वो तो हवा से भी तेज गति से उसकी ओर बढ़ रही थी। एक ही झटके में उसने डेविड के शरीर को कमर के नीचे से 2 हिस्सों में काट दिया। और ये सिर्फ इकलौता ऐसा केस नहीं था जब किसी को इस तरह से मारा गया हो, बल्कि इस तरह के बहुत सारे केस 90s के समय में जापान में देखने को मिले। कई केसेस में हर विक्टिम के 2 टुकड़े शरीर के मिलते थे और उनकी लाशें सुनसान जगह पर मिलती थी, जो कि ज्यादातर रेलवे स्टेशन के पास होती थी। लोगों का मानना था कि वो एक लड़की का भूत था जिसे नाम दिया गया टेके टेके। जब भी वो लड़की अपने दोनों हाथों की मदद से जमीन पर रेंगते हुए तेजी से चलती थी तो उससे टक टक की आवाज आती थी और इसीलिए उसका नाम टेके टेके रखा गया। लोगों का मानना था कि काशिमा रेको नाम की लड़की का भूत था ये। काशिमा स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की थी जो कि बहुत शाय नेचर की थी। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी और इसी स्वभाव के कारण स्कूल में पढ़ने वाले बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन हुआ ये कि स्कूल छूटने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ अपने घर जा रही थी। वापस जाते वक्त उसके दोस्तों ने उसके साथ एक मजाक करने के बारे में सोचा। जब वो लोग एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो उसके दोस्तों ने उसके साथ कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो डर गई और रेलवे की पटरियों पर गिर गई। उसके दोस्त उस पर हंस रहे थे कि तभी काशिमा को यह एहसास हुआ कि उसका पैर एक पटरी के अंदर फंस गया था। वो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी कि तभी एक तेज रफ्तार ट्रेन वहां पर आई और तेज गति से वहां से गुजर गई। तब तक काशिमा के दोस्त वहां से भाग चुके थे। उस ट्रेन के गुजरने के कारण काशिमा का शरीर 2 टुकड़ों में कट गया और उसकी कमर के नीचे का हिस्सा उसके ऊपरी शरीर से पूरा अलग हो चुका था। हालांकि इसके बाद भी वो जिंदा थी और दर्द में चिल्ला रही थी और मदद के लिए आवाज दे रही थी, पर कोई भी उसकी मदद करने के लिए वहां पर नहीं था। कुछ ही समय बाद काशिमा ने दम तोड़ दिया और फिर वो टेके टेके नाम के अर्बन लेजेंड के नाम से मशहूर हो गई। लोगों का मानना था कि टेके टेके की आत्मा ज्यादातर रात के समय रेलवे स्टेशन के आसपास घूमती थी और जो भी अकेला मिलता उसे वो मार डालती थी। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि मरने से पहले वो मारने वाले से पूछती थी कि मेरे पैर कहाँ हैं और फिर उसके भी अपनी तरह 2 टुकड़े कर देती थी। कुछ लोगों का ये भी दावा है कि टेके टेके बस एक मनगढ़ंत कहानी है और कुछ नहीं, पर कुछ लोग इसे सत्य मानते हैं। अब आप बताइए कि आप इसे सच कहेंगे या फिर एक झूठ। मेरा नाम शिवानी है और मैं यूपी की रहने वाली हूँ। ये घटना जो मैं आज आपको बता रही हूँ ये मैंने अपनी आंखों के सामने ही होते हुए देखी है। दरअसल मेरे पापा जल्दी ही गुजर गए थे, जिसके बाद मैं अपने बचपन का ज़्यादा समय अपने दादाजी के साथ रही हूँ। मेरे दादाजी लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ में रहते हुए ही बचपन में ही मेरी एक दोस्त बन गई थी जिसका नाम था जिया। जिया भी अपने दादाजी के साथ ही रहती थी। उसके पापा के बीच में कुछ अनबन थी जिसके कारण वो अपने दादाजी के साथ रहती थी। उसके पापा उसे छोड़कर चले गए थे। हम दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा समानताएं थी, इसलिए हम दोनों अच्छी खासी दोस्त बन गई। जो जिया थी वो दिखने में काफ़ी कमज़ोर लगती थी। ऐसा भी लगता था कि उसे खाने पीने के लिए काफ़ी कम मिलता था। इसके अलावा ज़्यादातर समय जब भी मुझसे मिलती वो उदास ही रहती। इसके पीछे का कारण भी था। जो उसके दादाजी थे वो बहुत ही ज़्यादा मेरे हिसाब से तो खराब इंसान थे। वो हमेशा उसे मारते रहते थे और हमेशा ही उसे डांटते रहते थे। वो ये नहीं देखते थे कि वो कब किसके सामने है, बस उसे वहीं पर किसी के भी सामने वो मारते और कुछ भी करते। मुझे याद है एक दिन की बात है, मैं अपने रूम में बैठकर अपना होमवर्क कर रही थी। उस टाइम पर मुझे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी तो मैं सोचने लगी कि आखिर ये आवाज़ें किसकी हैं। बट थोड़ी ही देर में जब ये आवाज़ें और तेज़ हुई तो मैं पहचान गई कि और किसी की नहीं बल्कि जिया के दादाजी के चिल्लाने की आवाज़ थी।
जो कि उसे हमारे घर के बाहर ही भरी पब्लिक के सामने काफी बुरी तरीके से मार रहे थे। आसपास के सारे मोहल्ले वाले इस नज़ारे को देख रहे थे। कुछ थे जिन्होंने आगे बढ़कर उसके दादाजी को संभालने की भी कोशिश करी, बट वो बेहद अलग किस्म के इंसान थे और उन्हें दुनिया जहान से कोई मतलब नहीं था। जो भी उन्हें समझाता या उन्हें रोकने के लिए उनके पास जाता, वो उन्हें गंदी गंदी गालियां देते और उल्टा उन्हें मार भी देते। वो सीधा बोलते अगर कोई उनके और उनकी पोती के बीच में आया तो वो उसे भी बहुत बुरी तरीके से मारकर छोड़ेंगे। इसी वजह से आसपास के मोहल्ले वाले भी कभी जिया को उनसे बचाने की कोशिश अब नहीं करते थे। उसके कुछ समय के बाद, एक घटना के बाद, मुझे अपने दादाजी से काफ़ी डांट पड़ी और उस समय मैं सोचने लगी कि जब मुझे डांट पड़ने पर ऐसा लगता है तो जिया की मनोस्थिति क्या रहती होगी जब उसके साथ इतना बुरा सलूक होता है। तब मैं जिया के पास गई और मैंने उससे कहा कि मुझे यहाँ से दूर जाना है। हम दोनों सहेलियों की एक जगह थी। हमारे सोसाइटी के पास में ही एक अपार्टमेंट था जो कि काफ़ी लंबे समय से एकदम सुनसान था, जो कि अब अबैंडन कर दिया गया था। तो उसके जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर था, यानी कि इसकी छत, वहाँ पर जिया और मैं अक्सर जाया करते थे। वहाँ हम बैठते और एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते। जिया काफ़ी दुखी रहती थी उसके दादाजी के उसकी तरफ व्यवहार से और इस बात से कि उसके मम्मी पापा उसे छोड़कर चले गए। जिस दिन भी जिया के साथ कुछ बुरा होता, उस दिन वो एक डायरी में ये सारी बातें लिखती और उस डायरी को उसी अपार्टमेंट की छत पर जो एक पुरानी पड़ी अलमारी थी उसके अंदर रख देती थी। दरअसल वहाँ पर कोई नहीं जाता था हम दोनों के अलावा, इसीलिए उसकी वो डायरी भी वहाँ पर हमेशा सिक्योर रहती थी। उस डायरी में वो क्या लिखती थी ये मैं कभी भी नहीं देखती थी, क्योंकि मुझे तो यही लगता था कि वो बस उसमें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही है। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब मैं कॉलेज में आ गई तो मेरा एडमिशन एक दूर के कॉलेज में हुआ, जिस वजह से मैं लखनऊ से बाहर चली गई। अब कॉलेज की कुछ पढ़ाई करने के बाद जब मुझे वैकेशंस मिली तब मैं वापस लखनऊ में आई। उस टाइम पर मुझे जिया के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली जिसके बाद से मैं हमेशा से उससे डरती हूँ। दरअसल जब मैं वापस आई तो मुझे अपने दादाजी से पता चला कि उसने अपनी पढ़ाई वगैरह छोड़ दी है और आजकल वो बेहद अजीब तरीके से रहती है। सेम सोसाइटी में रहते हुए भी अब हमारा मिलना नहीं हो पा रहा था। तो एक बार मेरा मन जब बेचैन सा हुआ तो मैंने सोचा कि मैं उसके घर पर जाकर उससे मिल लेती हूँ। तब उसके घर जाने के लिए जब मैं उसके अपार्टमेंट में गई तो जब मैं सीढ़ियों पर पहुंची तभी मुझे किसी के रोने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी और पता नहीं हो ना हो मेरे अंदर से ये बात आ गई थी कि शायद उसके दादाजी को कुछ हो गया है। जब मैं वहाँ पहुंची तो बात यही थी, उसके दादाजी की डेथ हो गई थी और मुझे लग रहा था कि शायद वो नॉर्मली बूढ़े होने की वजह से ही मरे हैं। बट फिर मुझे पता चला कि वो इस वजह से नहीं बल्कि सुसाइड करने की वजह से मरे हैं। और यही नहीं, उनकी बॉडी पिछले कई दिनों से लटकी हुई थी, मतलब उनका शरीर सड़ चुका था अब तक उन्हें ढूंढा गया। जिया कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गई हुई थी। सभी लोग इस बात को जानकर बेहद ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि सोसाइटी में सब लोग जानते थे कि वो ऐसे आदमी बिल्कुल भी नहीं थे जो कि इस तरह का कदम उठाएं, वो भी अपनी पूरी अच्छी खासी ज़िंदगी जीने के बाद। जिया को वापस आने में थोड़ा समय लग गया और जब अब वो वापस आई तब मेरी उससे मुलाकात हुई और हे भगवान, जब अब मैं उससे मिली तो बिल्कुल ही पहचान में नहीं आ रही थी। जैसे वो पहले थी वो बिल्कुल बदल चुकी थी, उसका रंग रूप बिल्कुल तरीके से बदल चुका था। मैं उससे बात कर रही थी ताकि उसे दिलासा दे सकूं, उसे सांत्वना दे सकूं, बट ऐसा लग रहा था कि उसे तो उसके दादाजी की मौत से फर्क ही नहीं पड़ा। इनफैक्ट वो खुश थी। और उसके बाद जो उसने बोला मैं हैरान रह गई, काश वो पहले मर चुके होते। जब उसके मुंह से मैंने ये बात सुनी तो मैं उससे और कुछ नहीं बोल पा रही थी। हम लोग इतने टाइम के बाद मिले थे तब भी हमारे पास बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं था। अब ये बात हम वहीं पर कर रहे थे, अपने पुराने वाले उस अपार्टमेंट की छत पर ही। इसके बाद जब थोड़ी देर तक हम दोनों ही बिल्कुल शांत रहे तो जिया ने बोला कि उसे कुछ काम है और वो वहां से चली गई। मैं वहां पर अकेले ही बैठी रही और अब मेरे माइंड में याद कि आखिर जिया के साथ हुआ क्या था कि वो इतनी ज्यादा बदल चुकी थी। कुछ सोच के मैं उस पुरानी अलमीरा की तरफ बढ़ चली, इस उम्मीद में कि शायद मुझे वो डायरी अब भी मिल जाएगी जो कि जिया तब लिखा करती थी, या फिर शायद आज भी लिखती हो। लेकिन जैसे ही मैंने वो अलमारी का गेट खोला मेरे होश उड़ गए।
उस अलमारी का गेट खोलते के साथ ही मुझे सामने एक कागज, लकड़ी, कपड़े की बनी हुई एक गुड़िया देखी, जो कि बिल्कुल उसी तरीके से लटकी हुई थी जैसे किसी को फांसी में लटकाया जाता है। इसके अलावा वो गुड़िया एक बूढ़े आदमी के रूप में बनाई गई थी और उसके ठीक नीचे रखी थी जिया की डायरी। ज्यादा कुछ ना सोचते हुए मैंने उस डायरी को उठा लिया और उसे खोलकर अब मैं पढ़ने लगी। और तब जो चीजें मैंने पढ़ी, मैं हैरान रह गई। उसकी डायरी में एक गुड़िया के जरिए किसी को मरवाने का टोटका या फिर विधि कह लो लिखी हुई थी, जिसमें लिखा था कि उस गुड़िया के साथ जो भी करा जाएगा, जैसे उसे मारा जाएगा, वो असली इंसान भी बिल्कुल उसी तरीके से मर जाएगा। और तब उस गुड़िया को देखकर मुझे तुरंत ही उसके दादाजी की याद आ गई। मेरी रूह एकदम से कांप गई थी। मैं समझ गई थी कि इतने दिनों से आखिर यहाँ पर चल क्या रहा था। बट तभी मुझे अपने पीछे से एक आवाज आई। मैं पीछे मुड़ी तो अब उस जगह के नए जो वॉचमैन आए थे वो थे वहां पर। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं वहां पर क्या कर रही हूँ। मैंने कहा कि मैं बस देखने आई थी और मैं जा रही हूँ। दरअसल वहां पर पहले कोई वॉचमैन नहीं था। इसके बाद मैंने जिया की डायरी वहीं पर वापस रख दी, जैसे मैंने उसे कभी देखा ही ना हो। बट इसके बाद जिया को देखने का मेरा नजरिया बिल्कुल बदल गया था, क्योंकि उस डायरी में ये भी लिखा था कि वो आने वाले समय में अपने मम्मी पापा पर भी ये चीज़ें ट्राई करेगी जिन्होंने उसे छोड़ दिया। इसके बाद मैं जिया से जब भी मिलती, कम ही मिलती और उससे बात काफ़ी कम करती, क्योंकि मेरे मन में अब हमेशा उसके लिए ऐसे ही ख्याल आते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियां। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो वीडियो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो पे एम करते हैं 200 लाइक्स के लिए। आई होप आप इतना पूरा कर सकते हो मेरे लिए। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।